चलिए एक बहुत ही अजीब सी कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि एक बेहद माहिर शतरंज का खिलाड़ी है। उसने शतरंज के इतिहास की हर एक किताब पढ़ रखी है। हाँ, मतलब सदियों पुरानी हर चाल और हर बचाव का तरीका उसे एकदम रटा हुआ है। बिल्कुल। अब वो विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने जाता है। अपनी पहली चाल चलता है और अचानक अचानक उसे पता चलता है कि सामने वाले के जो घोड़े हैं वो अब एल आकार में छलांग नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोर्ड के दूसरे छोर से सीधा एक स्नाइपर राइफल निकाल ली है और वो सीधे उसके वजीर पर गोलियां बरसा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो खेल ही पूरी तरह बदल गया। वही तो, खेल के नियम सिर्फ बदले नहीं हैं, बल्कि उस खेल का पूरा जो भौतिक विज्ञान है ना, वही नष्ट हो गया है। हाँ, और उस स्थिति में सोचिए, वो माहिर खिलाड़ी अपनी उसी पुरानी जानकारी के आधार पर अपनी मोहरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो कि बिल्कुल काम नहीं आएगा। एकदम सही। वो ये समझने में पूरी तरह से फेल हो रहा है कि जिस बिसात पर वो खेल रहा है वो अब शतरंज की बिसात रही ही नहीं। मतलब वो खिलाड़ी असल में अज्ञानी नहीं है। हाँ, वो बस फंस गया है। बिल्कुल, वो अपनी ही उस असली जानकारी के जाल में फंस गया है जो एक ऐसी दुनिया के लिए बनी थी जिसका अब कोई वजूद ही नहीं है। और ठीक यही विचार आज के हमारे इस गहन विश्लेषण के केंद्र में है। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो सुनने में बहुत अलग लगते हैं। बहुत ही अलग। हाँ, तो पहला है एक खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। खटाना जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक और नेक्स्ट जेन एआई लर्निंग कोच हैं। हाँ, और उनका ये सिद्धांत बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। और हमारा दूसरा स्रोत है प्रथम विश्व युद्ध की रणनीतियों का इतिहास। ये सच में एक बहुत ही डार्क और खौफनाक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है ना? तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम कटाना के संरचित शिक्षा और निरंतर अभ्यास के सिद्धांतों के नजरिए से प्रथम विश्व युद्ध की सबसे भयानक रणनीति को समझें, जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एट्रिशन कहा जाता है। मतलब थका देने वाले युद्ध का औद्योगिकरण। हाँ, कटाना का सिस्टम हमें सिखाता है कि महारत केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आती। सही बात है, वो एक संरचित शिक्षा से आती है। बिल्कुल। जब संदर्भ बदलता है तो पुरानी जानकारी काम नहीं आती। आपको नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। और प्रथम विश्व युद्ध में ठीक यही हुआ था। तो चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। देखिए, मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि 1914 में युद्ध की शुरुआत में जो जनरल थे वो कोई मूर्ख तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। वो अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली रणनीतिकार थे। मतलब उनके पास 19वीं सदी के युद्धों का पूरा डेटा था। हाँ, उन्हें पता था कि सेना को कैसे मोबिलाइज करना है, रसद कैसे पहुंचानी है और दुश्मन को खुले मैदान में कैसे घेरना है ये भी। उनकी योजनाएं कागज पर बिल्कुल अचूक थीं। तो फिर 1914 में युद्ध शुरू होते ही सब कुछ ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया? मतलब क्या वे नई तकनीक को समझ नहीं पाए या फिर जानबूझकर उन हथियारों को अनदेखा कर रहे थे? उन्होंने हथियारों को अनदेखा नहीं किया था, वो उन हथियारों के यांत्रिकी के गणित को नहीं समझ पाए थे। यांत्रिकी के गणित को? हाँ, थोड़ा इसे समझाएंगी? हाँ, देखिए 19वीं सदी तक जो युद्ध होते थे ना, वो मुख्य रूप से गतिशीलता पर निर्भर करते थे। मतलब मोबिलिटी। हाँ, जैसे पैदल सेना आगे बढ़ रही है और घुड़सवार टुकड़ियां बगल से हमला कर रही हैं। एकदम सही। लेकिन 1914 तक मशीन गन और भारी तोपखाने आ चुके थे। अब सोचिए, एक अकेली मशीन गन 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती थी। बाप रे, 600 गोलियां? हाँ, अब जब आप 2 मशीन गनों को एक मैदान के दोनों किनारों पर एक निश्चित कोण पर, एक एंगल पर रखते हैं, तो उनकी गोलियों का एक क्रॉस फायर बनता है। ओह, तो ये कोई रणनीतिक समस्या थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक विशुद्ध गणितीय समस्या थी। उस क्रॉस फायर वाले क्षेत्र में किसी भी मानव शरीर का जीवित रहना भौतिक रूप से असंभव था। तो इसका मतलब है कि वो जो पुरानी रणनीति थी, जहां सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर बहादुरी से आगे बढ़ते थे, वो इस नए गणित के सामने सीधे तौर पर आत्महत्या बन गई। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, आत्महत्या। और सिर्फ मशीन गन ही नहीं थी, उच्च विस्फोटक तोपखाने भी आ गए थे, जो सिर्फ लोहे के गोले नहीं दागते थे। हाँ, वो हवा में फटकर छर्रों की बारिश करते थे। अब आप खुद सोचिए, सामने से मशीन गन की गोलियों की दीवार है और ऊपर से छर्रों की बारिश हो रही है। तो फिर इंसान बचेगा कैसे? वही तो, मानव शरीर को बचाने का एकमात्र ज्यामितीय समाधान क्या बचता है इस स्थिति में? जमीन के अंदर छिप जाना। बिल्कुल। और इसी भौतिक मजबूरी ने खाइयों को जन्म दिया, जिसे हम ट्रेंचेस कहते हैं।
सेनाओं को जमीन खोदकर छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी खाइयां नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये स्विट्जरलैंड की सीमा से लेकर उत्तरी सागर तक फैली 350 मील लंबी खाइयों का एक निरंतर नेटवर्क था। 350 मील, ये तो मतलब जमीन के अंदर बसाया गया एक पूरा शहर ही हो गया। हाँ, और वो भी कीचड़, चूहों और बीमारियों से भरा हुआ शहर। इसने पारंपरिक युद्ध की जो गतिशीलता थी उसे पूरी तरह से पंगु बना दिया। लेकिन एक सेकंड, अगर सामने से हमला करना असंभव था तो जनरल अपनी सेनाओं को वापस पीछे नहीं बुला सकते थे? या फिर मेरा मतलब है, खाइयों के किनारे से घूमकर पीछे से हमला क्यों नहीं किया गया? किनारे से घूमकर जाना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा, खाइयों की वो रेखा समुद्र से लेकर पहाड़ों तक जुड़ चुकी थी। ओह, मतलब कोई खुला किनारा या फ्लैंक बचा ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। और जहां तक पीछे हटने की बात है, तो वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जाल था। जनरलों ने अपनी जनता से छोटे और शानदार युद्ध का वादा किया था। तो इतने सारे सैनिकों की मौत के बाद खाली हाथ वापस लौटना? हाँ, वो राजनीतिक आत्महत्या होती। इसलिए वे उसी जगह फंसे रहे और एक ऐसे गतिरोध का निर्माण हुआ जिसे दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। यहाँ पर मामला सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसे एक हटाना के टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम के नजरिए से देखें तो ये उस व्यवस्था का एक बहुत ही क्रूर संस्करण लगता है। वो कैसे? देखिए, खटाना के सिस्टम में स्कोर का मतलब होता है अपनी समझ का परीक्षण करना और सुधार करना, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस युद्ध में जब जीत का वो पारंपरिक पैमाना ही खत्म हो गया तो स्कोर जीतने का रहा ही नहीं। यहां सफलता का पैमाना ये बन गया कि आप दुश्मन को कितनी तेजी से मौत के घाट उतार सकते हैं। बिल्कुल। और यही एट्रिशन यानी थकावट की रणनीति का मूल सिद्धांत है। जब आप दुश्मन को मैदान में रणनीतिक रूप से हराकर कोई निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सकते, तो आपका लक्ष्य बदल जाता है। आपका लक्ष्य दुश्मन देश की पूरी आबादी, उसके संसाधनों और उसकी अर्थव्यवस्था को तब तक पीसना बन जाता है जब तक कि वो पतन के कगार पर न पहुंच जाए। और स्रोतों में इसका सबसे भयावह उदाहरण बैटल ऑफ वर्डून के रूप में सामने आता है। हाँ, वर्डून का युद्ध। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वर्डून शहर का अपने आप में कोई बहुत बड़ा सामरिक महत्व तो था नहीं। मतलब वहां कोई हथियारों का कारखाना नहीं था, कोई बड़ा रेलवे जंक्शन भी नहीं था। बिल्कुल सही। तो फिर एक ऐसी जगह पर लाखों सैनिकों को क्यों झोंक दिया गया? ये तो पूरी तरह से बेवकूफी लगती है। सामरिक महत्व नहीं था, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा था। वर्दून फ्रांस के इतिहास और उसके गौरव का प्रतीक था। ओह, एक तरह का राष्ट्रीय प्रतीक। हाँ, और जर्मन सेना के जो प्रमुख थे, एरिक वॉन फाल्केनहाइन, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने फ्रांसीसी मनोविज्ञान का परीक्षण करने की योजना बनाई। मतलब उन्होंने टेस्ट किया? बिल्कुल। उनका लक्ष्य वर्दून पर कब्जा करना था ही नहीं, उनका लक्ष्य था फ्रांस को उस जगह पर अपनी पूरी सेना झोंकने के लिए मजबूर करना, ताकि जर्मन तोपखाने उन्हें एक ही जगह पर नष्ट कर सकें। बाप रे। फाल्केनहाइन ने स्पष्ट रूप से अपनी योजना में लिखा था कि उनका उद्देश्य फ्रांस को खून बहाकर सफेद कर देना है। खून बहाकर सफेद कर देना। ये शब्द ही युद्ध की क्रूरता को उसकी चरम सीमा पर ले जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्होंने जो सफलता का मीट्रिक था उसे ही पूरी तरह से बदल दिया। वे ये नहीं गिन रहे थे कि उन्होंने कितनी जमीन जीती, वे ये गिन रहे थे कि उन्होंने कितने फ्रांसीसी सैनिकों को मारा। हाँ, और इस रणनीति का गणित बहुत ही ठंडा और अमानवीय था। वो कैसे? जर्मन रणनीति ये थी कि अगर हम अपने 3 सैनिक खोकर फ्रांस के 4 सैनिकों को मार सकते हैं, तो लंबे समय में फ्रांस के पास सैनिक पहले खत्म हो जाएंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। ये तो युद्ध के मैदान को एक औद्योगिक कसाईखाने में बदलने जैसा था। एकदम सही। वर्डन की उस छोटी सी जमीन पर लाखों तोपखाने के गोले दागे गए। जमीन का हर एक इंच छर्रों से छलनी हो गया था। ये ऐसे खटाना के सिद्धांत का सबसे विकृत रूप था। मतलब दुश्मन की भेद्यता का परीक्षण करना और अपनी सफलता को केवल मृत्यु दर के आंकड़ों में मापना। बिल्कुल, ये टेस्ट एंड स्कोर का सबसे डार्क हिस्सा है। तो इस पूरी तस्वीर का आखिर मतलब क्या है? खाइयों के उस नरक में जब ये एट्रिशन का गणित भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों ही पक्ष समान रूप से नष्ट हो रहे थे। हाँ, कोई जीत तो रहा नहीं था। तो फिर इस गतिरोध को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? स्रोतों से पता चलता है कि ये टेस्टिंग सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रही, इसमें कुछ एलियन तकनीकों का प्रवेश हुआ। हाँ, अगर हम इन कड़ियों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखें तो हमें युद्ध के औद्योगिकरण का अगला चरण दिखाई देता है। अच्छा। देखिए, जब मशीन गन और खाइयों ने पैदल सेना को रोक दिया, तो सिस्टम ने
नए वैज्ञानिक समाधानों का परीक्षण शुरू किया। सबसे पहले जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसे पॉइजन गैस कहते हैं। तो इस गैस के पीछे की यांत्रिकी क्या थी? मतलब क्या ये सिर्फ आतंक फैलाने के लिए थी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट भौतिक तर्क था। वो क्या? जो क्लोरीन और मस्टर्ड गैस जैसी गैसें होती है ना, वो हवा से भारी होती हैं। ओके। तो जब उन्हें छोड़ा जाता था तो वे हवा में उड़ने के बजाय जमीन के नीचे जाकर खाइयों में भर जाती थीं। ओह, तो ये उन सैनिकों को बाहर निकालने का एक तरीका था जो जमीन के अंदर सुरक्षित बैठे थे। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। गैस हवा की दिशा पर निर्भर करती थी, जो बहुत ही अस्थिर होती है। हवा पलटी तो गैस खुद की खाइयों में भी आ सकती है। हाँ, ये तो है। तो फिर इसके बाद क्या टेस्ट किया गया? इसके बाद गतिरोध तोड़ने के लिए टैंकों का आविष्कार हुआ। टैंक असल में एक चलता फिरता लोहे का बंकर था, जो कंटीले तारों को कुचलते हुए मशीन गन की गोलियों को बेअसर कर सकता था, है ना? एकदम सही। यार, ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे युद्ध का मैदान एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन गया था। हाँ बिल्कुल। जहां इंसान की जान की कीमत पर नए नए हथियारों के प्रोटोटाइप टेस्ट किए जा रहे थे। गैस काम नहीं की, चलो टैंक आजमाते हैं। टैंक दलदल में फंस गए, चलो आसमान से बम गिराते हैं। बिल्कुल, यही मानसिकता थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि ये प्रयोगशाला सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रही। इसे शहरों और घरों तक ले जाया गया। हाँ, नागरिकों तक। नौसेना की नाकाबंदी या नेवल ब्लॉकेड्स के जरिए आम लोगों को निशाना बनाया गया। तो क्या संपूर्ण युद्ध या टोटल वॉर का असली मतलब यही है? टोटल वॉर की अवधारणा को समझने के लिए हमें इसके आर्थिक और औद्योगिक तंत्र को समझना होगा। ठीक है, समझाइए। जब युद्ध खाइयों में फंस गए और एट्रिशन की रणनीति लागू हो गई, तो जनरलों ने एक नई चीज सीखी। क्या? कर दिया जाए जहां उसकी राइफल की गोलियां बन रही हैं। हाँ, लॉजिकल है। और उस कारखाने को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उस कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को रोक दिया जाए। और उन मजदूरों को रोकने के लिए उन तक पहुंचने वाले भोजन और ईंधन को काट दिया जाए। सटीक रूप से ब्रिटिश नौसेना ने जर्मनी के खिलाफ एक बहुत ही सख्त नाकाबंदी लागू कर दी, और इसके पीछे का रसायन विज्ञान, जो केमिस्ट्री थी, वो और भी क्रूर थी। वो कैसे? देखिए, युद्ध लड़ने के लिए आपको विस्फोटकों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नाइट्रेट्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, नाइट्रेट्स। लेकिन नाइट्रेट का उपयोग खेतों में उर्वरक के रूप में भी होता है, फर्टिलाइजर की तरह। ओके, तो खेती और बारूद दोनों एक ही चीज से जुड़े हैं? बिल्कुल। अब जब नाकाबंदी के कारण दक्षिण अमेरिका से नाइट्रेट का आयात रुक गया, तो जर्मनी को एक बहुत ही कठोर विकल्प चुनना पड़ा। क्या विकल्प? कि क्या हम बचे हुए नाइट्रेट से तोपखाने के गोले बनाएं, या हम अपने नागरिकों के लिए भोजन उगाने के लिए उर्वरक बनाएं। और एक ऐसे सिस्टम में जो पूरी तरह से युद्ध जीतने पर केंद्रित था, उन्होंने निश्चित रूप से गोले बनाने का विकल्प भी चुना होगा। बिल्कुल, उन्होंने गोले बनाए, और इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी में कृषि उत्पादन पूरी तरह से गिर गया। अरे बाप रे। हाँ, 1916-17 की सर्दियों को इतिहास में शलजम की सर्दी के रूप में जाना जाता है, टर्निप विंटर। शलजम की सर्दी? हाँ, क्योंकि आलू की फसल नष्ट हो गई थी और नागरिकों को वो शलजम खाकर जिंदा रहना पड़ा जो पहले जानवरों को खिलाया जाता था। लाखों नागरिक कुपोषण और भुखमरी का शिकार हुए। ये तो बहुत ही खौफनाक है। यही संपूर्ण युद्ध का अर्थ है। इसमें मोर्चे पर लड़ रहे सैनिक और कारखाने में काम कर रहे या घर में बैठे नागरिक के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। पूरा समाज युद्ध का एक साधन बन जाता है। ये समझना वाकई बहुत ही भयावह है कि कैसे एक समाज पूरी तरह से खुद को नष्ट करने के लिए अनुकूलित कर लेता है, मतलब अडेप्ट कर लेता है। हाँ, वो बस टेस्ट और स्कोर कर रहे थे। वे ये सीख रहे थे कि दुश्मन को मोर्चे पर नहीं, बल्कि उसके घर के अंदर, उसकी रसोई में कैसे हराया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरी अकल्पनीय तबाही, इस निरंतर टेस्टिंग और इस संपूर्ण युद्ध के बाद अंततः परिणाम क्या निकला? हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने एक वैश्विक विलायक या ग्लोबल सॉल्वेंट के रूप में काम किया। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर युद्धों को जमीन जीतने या हारने के संदर्भ में देखते हैं, है ना? हाँ, मैप पर लकीरें बदल गईं। लेकिन एक ऐसा युद्ध जो 4 साल तक खाइयों के कीचड़ में फंसा रहा, उसने दुनिया के नक्शे को कैसे बदल दिया? इसे ही ग्लोबल सॉल्वेंट कहा गया है। सॉल्वेंट मतलब जो चीजों को घोल देता है। एकदम सही। जिस तरह कोई रासायनिक सॉल्वेंट किसी कठोर वस्तु को अंदर से पिघला देता है, उसी तरह एट्रिशन के इस युद्ध ने सदियों पुराने साम्राज्यों के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को अंदर से पिघला दिया। तो इसका मतलब है कि तबाही केवल बाहरी नहीं थी,
सैनिकों की मौत तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये संरचनात्मक थी। बिल्कुल। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लोकतांत्रिक ढांचे इस अत्यधिक दबाव में झुके जरूर, लेकिन वे टूटे नहीं। लेकिन इसके विपरीत जो रूसी साम्राज्य था, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य, ये सब निरंकुश और कठोर संरचनाएं थीं। हाँ, जो आसानी से बदलती नहीं है। और वे इस औद्योगिक दबाव को सहन नहीं कर पाईं। जब आपके लाखों सैनिक मारे जा रहे हों, आपके नागरिक भूखे मर रहे हों और अर्थव्यवस्था चरमरा रही हो, तो ऐसी कठोर संरचनाएं झुकती नहीं हैं। वे सीधे तौर पर टूटकर बिखर जाती हैं। बिल्कुल। रूसी क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां युद्ध की थकावट ने पूरे राजशाही तंत्र को ही उखाड़ फेंका। तो ये युद्ध असल में एक ऐसा दबाव परीक्षण बन गया, एक प्रेशर टेस्ट, जिसे पास करने में 4 बड़े साम्राज्य फेल हो गए। दुनिया का नक्शा फिर से खींचा गया, पुरानी सीमाएं मिटा दी गईं और नए राज्य वजूद में आए। हाँ, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत संकेत देते हैं, ये नई दुनिया भी कोई बहुत सुरक्षित या स्थिर दुनिया नहीं थी। और यहीं पर इस पूरी ऐतिहासिक घटना की सबसे बड़ी विफलता नजर आती है। वो कैसे? देखिए, जब 1918 में युद्ध समाप्त हुआ, तो जो शांति संधियां हुईं, विशेष रूप से वर्साई की संधि, उनका उद्देश्य एक टिकाऊ और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करना नहीं था। तो फिर उनका उद्देश्य क्या था? जीतने वाले पक्षों ने एट्रिशन की उसी मानसिकता को शांति समझौते पर भी लागू कर दिया। उनका उद्देश्य हारे हुए देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से कुचल देना था। अच्छा, मतलब युद्ध खत्म होने के बाद भी वो टेस्ट एंड स्कोर वाली मानसिकता गई नहीं थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सीमाओं को इस तरह से खींचा और इतने भारी जुर्माने थोपे, जिसने उन अंतर्निहित कारणों को कभी नहीं सुलझाया जिनके वजह से युद्ध शुरू हुआ था। यानी उन्होंने युद्ध लड़ने के नए और खौफनाक तरीके तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिए थे, लेकिन शांति कैसे बनाई जाती है ये सीखने में पूरी तरह से विफल रहे। हाँ, और इसी विफलता ने दुनिया के नक्शे पर ऐसी दरारें छोड़ दी जिन्होंने महज 20 साल बाद, हाँ 20 साल बाद, एक और बड़े और इससे भी अधिक विनाशकारी संघर्ष यानी द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी। ये तो सच में बहुत ही डार्क है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम वापस एक खटाना के लर्न टू लर्न सिस्टम के मूल संदेश पर लाएं, तो एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। हाँ, खटाना के सिस्टम की वो बात कि महारत केवल जानकारी होने में नहीं है, बल्कि ये इस बात में है कि आप नई परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं, कैसे अपनी रणनीतियों का परीक्षण करते हैं और कैसे सीखते हैं। एकदम सही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेनाओं ने पुरानी जानकारी के विफल होने पर खुद को नई मशीनरी के अनुकूल ढाला जरूर। जी। ने खाइयां खोदी, एट्रिशन का गणित अपनाया, नई तकनीकों का आविष्कार किया और नागरिकों को भी युद्ध का हिस्सा बना लिया। हाँ, ये इस बात का एक बहुत ही गहरा और जैसा आपने कहा डार्क उदाहरण है कि मानव मस्तिष्क और बड़े सिस्टम सीखने और अनुकूलन में कितने माहिर हो सकते हैं। जब उनका सामना किसी नई चुनौती से होता है, तो वे अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन उस चुनौती से निपटने के नए तरीके खोजने में लगा देते हैं, भले ही वे तरीके कितने भी विनाशकारी क्यों ना हो। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज के इस गहन विश्लेषण को एक ऐसे विचार पर लाकर छोड़ते हैं जो इतिहास की किताबों से निकलकर सीधे हमारे आज और हमारे भविष्य पर सवाल खड़ा करता है। सही बात है। अगर हम सोचें तो उस समय के इंसानों ने तबाही के नए तरीके खोजने, हथियारों को सुधारने और विनाश के दायरे को पूरी दुनिया तक फैलाने में बहुत तेजी दिखाई। उन्होंने टेस्ट और स्कोर के सिस्टम को मौत के आंकड़ों में महारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। हाँ। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और दुनिया को फिर से बनाने का समय आया, तो वही लोग एक ऐसा ढांचा बनाने में पूरी तरह से विफल रहे जो स्थायी शांति की गारंटी दे सके। जो नई सीमाएं उन्होंने खींची, उन्होंने ही अगले विश्व युद्ध का रास्ता तैयार किया। ये सोचने वाली बात है। तो क्या ये माना जाए कि तकनीक विकसित करने, नई मशीनों को समझने और विनाश के नए तरीके सीखने में मानव जाति जितनी माहिर है, एक दूसरे को समझने और शांति बनाए रखने का लर्न टू लर्न सिस्टम विकसित करने में हम आज भी उतने ही पीछे हैं। क्या हमने सच में अपनी पुरानी गलतियों से सीखना सीखा है, या हम आज भी किसी बहुत ही उन्नत तकनीक के सामने उसी 19वीं सदी की पुरानी मानसिकता के साथ खड़े हैं? श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा याद रखें, महारत सिर्फ जानकारी में नहीं, बल्कि सही दिशा में और सही संदर्भ में सीखने से आती है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।